जय श्री कृष्णा। और साथियों, आज हम भूगोल की जो हमारी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चल रही थी उसी के संदर्भ में आज टेस्ट सीरीज नंबर 8 यानी 8वां भाग हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और ये आगामी प्रतियोगिता परीक्षा स्कूल व्याख्याता और सेट एग्जामिनेशन जो भूगोल का होने जा रहा है, आपका सेट का एग्जामिनेशन जो होगा 26 मार्च को। इसके अलावा दूसरा जो राजस्थान में अभी स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती आने वाली है और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर की जो भर्ती आने वाली है उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। इसके साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, पवन तंत्र एवं वायुमंडलीय परिसंचरण पार्ट नंबर 8। और सीधे अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं साथियों। यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत अच्छा प्रश्न साथियों। जब तापमापी ऊंचा होता है तब वायु दाब मापी होता है। यानी वो ये कह रहा है दो चीजें। देखिए एक हमेशा ध्यान रखिए साथियों, विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक शब्द होता है टेम्परेचर और एक होता है प्रेशर। यानी इसको मैं लिख देता हूं दाब और इसको मैं लिख देता हूं ताप। यस, तो देखिए अगर टेम्परेचर हाई है यानी टेम्परेचर अगर हाई सिचुएशन में है तो बेसिकली दाब हमेशा लो सिचुएशन में होगा। यानी एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, ताप व दाब में विपरीत संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये ध्यान रखिए, ये सिर्फ और ये जो बात लागू होती है वो बात सिर्फ लागू होती है कहां पर, धरातल परिक्षेत्रफल। धरातल परिक्षेत्रफल का मतलब होता है समुद्र तल। ठीक है, समुद्र तल। इसके अलावा अन्य अगर हम वायुमंडल की बात करेंगे तो आप जानते हैं ऊंचाई के साथ टेम्परेचर भी कभी क्या होगा, कमी होगी और वायु दाब भी कम देखने को मिलेगा। तो एक बात ये बड़ी बेसिकली आप समझ लीजिए, ये बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज में रहते हैं कि ताप और दाब में विपरीत संबंध तो पाया जाता है, परंतु ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ धरातलीय क्षेत्र में, समुद्र तल क्षेत्र में देखने को मिलेगी। अगर हम वायुमंडलीय क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां ऊंचाई के साथ जो तापमान है वो डाउन हो जाएगा और वायु दाब भी वहां पर घटेगा। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक वायु दाब क्षोभ मंडल पर ही, समुद्र तल पर ही पाया जाता है। अब देखिए जब ये मान लीजिए तापमापी, ठीक है, और यहां पर आप देखिए ये वायु दाब मापी। तो जब ये तापमापी ऊंचा है तो सीधी सी बात है वायु दाब मापी कैसा होगा, नीचा होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नीचा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सीरीज पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। बहुत अच्छा प्रश्न। यदि धरातल सर्वत्र समतल होता व पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो पौने समदाब रेखाओं के परिप्रेक्ष्य में चलती। देखिए एक बात तो बहुत क्लियर हो जानी चाहिए साथियों, यहां पर ये हमारी पृथ्वी है और यदि पृथ्वी का घूर्णन बंद कर दिया जाए, घूर्णन अगर बंद कर दिया जाए तो यहां पर एक बल जो है कोरिलिश वो नहीं लगेगा, कोरिलिश बल की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, जब कोरिलिश बल की उत्पत्ति नहीं होगी तो जब घूर्णन बंद अगर हम कर देंगे यहां पर तो पवनों में विक्षेपण भी नहीं होगा। ठीक है, पवनों में विक्षेपण नहीं। ठीक है, विक्षेपण नहीं का मतलब समझिए, पवनों की दिशा क्या होगी, अपरिवर्तनशील होगी। और जब पवनों की दिशा अपरिवर्तनशील होगी जब तो फिर पवन जो इस प्रकार से जब पवन चलेंगी, आप देखिए ये पवने इस प्रकार से और ये पवने इस प्रकार से, इसका मतलब पवन एक दूसरे को किसके ऊपर, समकोण के ऊपर काटेंगे। ठीक है, तो परिप्रेक्ष्य समकोण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा समकोण। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा था। ठीक है, जियोट्रॉफिक। ठीक है, तो ये पूछा था, वह पहले भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है परीक्षा के लिहाज से, क्योंकि जब घूर्णन बंद हो जाएगा तो पवनों की दिशा में भी विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, और वो एक दूसरे को पवन समकोण के ऊपर काटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें जिस दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए कि गोलार्ध कौन सा है। अगर हम यहां पर देख लें, ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री है और 0 डिग्री के बाद में यहां पर हमारा 30 to 35, ठीक है, ये एक सेक्टर है और 60 to 65 साउथ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये एक सेक्टर है। तो यहां पर तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पछुआ पवनों का संचलन यहां पर होता है। ये इस प्रकार से पवनें चलती हैं किसमें, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये पछुआ पवने और पछुआ पवने जब हैं
और किस गोलार्ध की है, तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, साउथ की है, दक्षिणी गोलार्ध की। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी पवनों की दिशा की बात आती है तो हमें बेसिकली एक इस तरीके से यहां पर देखिए नॉर्थ, फिर साउथ, फिर ईस्ट और वेस्ट, इस प्रकार से हम बना लें ताकि हमें कंफ्यूज नहीं रहे। अब यहां पर देखिए, आप यहां पवनें ऐसे चल रही हैं, आप इसको देखिए, पवनों की दिशा देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें चल रही हैं, इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट। तो यहां पर देखिए उत्तर पश्चिम से कहां पर जा रही है, दक्षिण पूर्व की ओर। तो कह रहा है जिस दिशा की ओर, यानी जिस दिशा की ओर जा रही है, जहां से आ नहीं रही है, तो किस दिशा की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूज कर देता है आपको, क्लियर हो जाना चाहिए कि दक्षिण पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, गरजती 40, प्रचंड 50 व चीखती 60 क्या है? यह प्रश्न सेकंड ग्रेड से लेकर आरपीएससी भी बार बार इस प्रश्न को पूछती रही है। इसके अलावा सेंट्रल एग्जामिनेशन में भी यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रूप से आता रहा है साथियों। अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो दो बातें होती हैं, हमारी पृथ्वी के दो गोलार्ध होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है जिसको हम कह रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो उत्तरी गोलार्ध है। अब वो कहता है कि गरजती 40 प्रचंड 50। एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, दक्षिणी गोलार्ध में थलीय भाग ज्यादा है, थलीय भाग अधिक, और यहां पर अगर हम बात करें तो जलीय भाग है। अगर हम इनको भी देखें तो यहां पर लगभग 43% पार्ट जो है, और यहां पर लगभग 57% पार्ट। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है यहां पर कि स्पष्ट से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय या थलीय गोलार्ध भी कहते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध को यहां पर जलीय गोलार्ध कहते हैं। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई है, दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध। बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि इस दक्षिणी गोलार्ध का संपूर्ण का कुल जल का 43% जल उत्तरी गोलार्ध में और 57% जल दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। साथियों 90% पॉपुलेशन यहां रहती है, 10% जनसंख्या यहां निवास करती है, और यही नहीं, यहां पर 80% भाग पर पानी है। दक्षिणी गोलार्ध के लगभग 80% भाग पर पानी है। ठीक है, तो एक बात तो बहुत क्लियर है, जहां पानी होगा वहां जनसंख्या भी कम होगी और बसावट भी कम होगी और अवरोध कम होंगे, पवन तेजी के साथ प्रवाहित होगी। तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में पवनों की गति धीमी और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की गति अधिक रहती है। ये बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए, दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की गति ज्यादा रहती है। अब होता क्या है कि दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें बहुत तेजी के साथ चलती हैं। जब पछुआ पवनें तेजी के साथ चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहां पर जो 35 डिग्री और यहां पर 60 डिग्री वाला, ये जो पछुआ पवनें देख रहे हैं आप, यहां से इस प्रकार से जो पछुआ पवनें चलती हैं यहां पर, तो यहां पर 40 डिग्री साउथ, 50 डिग्री साउथ और 60 डिग्री साउथ, इनके ऊपर ये तीव्रता के साथ तीव्र पछुआ पवनें, पछुआ पवनें, और पछुआ पवनें भी किस गोलार्ध की, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। अब 40 डिग्री के ऊपर चलने वाली गरजती 40, 50 डिग्री साउथ पर प्रवाहित होने वाली पछुआ पवनें प्रचंड 50 और 60 डिग्री पर चीखती 60। तो यहां पर उसने पूछा क्या है, तो दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवनें, पश्चिमी या पछुआ एक ही बात है। ठीक है, इनका नामांकन जहां से चलती है उसी के नाम पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, गरजती 40 के नाम से भी जानी जाती है। वही बात, इनमें से अगर हम देखेंगे तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ध्रुवीय पवनें नहीं, मानसूनी पवनें, स्थायी पवनें नहीं होती, वो समसामयिक पवनें, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से तापजन्य वायुदाब पेटी कौन सी है? साथियों सामान्य अवस्था में आपको वायुदाब पेटियों का जब भी प्रश्न आएगा तो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूं, ये क्वेश्चन बार बार पुटअप होते रहते हैं कि आप देखिए आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड के एग्जामिनेशन से लेकर, आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर से लेकर स्कूल लेक्चरर में भी इस क्वेश्चन को कई बार रखा है।
लेकिन उसमें घुमा घुमा कर हल्का सा थोड़ा डाइवर्जन करता है वो, और डाइवर्जन करने के बाद क्वेश्चन को मूव कर देता है और उसमें हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां तक दरअसल इस संदर्भ की बात करें तो पहले हमें समझना होगा कि वायुदाब पेटियां कहां से कहां तक कौन कौन सी हैं। तो वायुदाब पेटियों को समझने का एक तरीका है 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ में एक साथ समझा देता हूं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं इसको ताकि बार बार आप इसके कंफ्यूजन की स्थिति में नहीं रहें। ठीक है, तो ये यहां पर देखिए साथियों, ये हमारा पृथ्वी का भाग है और इस पृथ्वी के भाग की अगर हम बात करें तो यहां पर ये पहला पार्ट है 0 डिग्री, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यहां पर जो इसे कहते हैं विषुवत रेखीय। ठीक है, क्या कहते हैं? विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। तो ये निम्न वायुदाब पेटी है। उसके बाद 30 से 35 और फिर 60 से 65 और यहां 85 से 90 डिग्री, नॉर्थ 85 डिग्री, 60 to 65 और 30 to 35। इसके बाद नीचे देखिएगा 30 to 35 साउथ, 60 to 65 साउथ और 85 टू साउथ टू 90। तो इस प्रकार से अगर हम बात देखेंगे तो यहां पर एक क्लियर है, मैंने एक सूत्र बना रखा है कि यहां पर ट्रैक्टर का जो गियर होता है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं लो, हाई, लो और हाई। यानी आपको इसको याद करने का सीधा तरीका है, ये उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, उच्च वायुदाब पेटी, उप उत्तरी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है और ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, ध्रुवीय उच्च, यहां भी नीचे देखेंगे तो ये भी ध्रुवीय उच्च हो जाएगी। इसे दक्षिणी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ये दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इस प्रकार से आपकी 7 वायुदाब पेटियां होती हैं। कितनी होती है? 7। अब इसमें से गति जनित देखिए, ये ताप जनित है, कौन सी? भूमध्य रेखी, इसे ही हम डोलड्रम पेटी भी कहते हैं। डोलड्रम पेटी ऑब्लिक शांत पेटी, शांत पेटी। ठीक है, इसे ही कहा जाता है और इसे ही कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसके बाद जो 30 से 35 डिग्री, ये अश्वक्षांश कहलाते हैं, अश्वक्षांश। ठीक है, 30 से 35 डिग्री दोनों गोलार्धों में, ये बात बड़ी ध्यान रखिए। इसके अलावा ध्रुवों पर तापमान अधिक रहता है तो ये भी, और वायु तापमान कम, सॉरी, ध्रुवों पर तापमान कम रहता है और वायुदाब ज्यादा, तो ये भी कैसी है? ये भी ताप जनित है। ठीक है, तो ये ताप जनित, और दक्षिणी ध्रुव पर भी ये कैसी हो जाएगी? ताप जनित। तो इसका मतलब साफ है, 3 पेटियां, कुल कितनी है? कुल 7 है। 3 पेटियां ताप जनित है और 4 वायुदाब पेटियां ये कैसी है? गतिजन्य है। गति जनित का मतलब होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों की दिशा में परावर्तन। अब देखिए यहां पर एक बड़ा क्लियर हो जाता है, तापजन्य वायुदाब पेटी पूछी है उसने, तो उत्तरी उप ध्रुवीय ये तो नहीं होगी न्यून वायुदाब, दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, दक्षिणी उप ध्रुवीय तो ये भी नहीं होगी, उत्तरी उपोष्ण ये भी नहीं होगी। अभी हमने देखा 3 है, दोनों ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और एक विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। इसका मतलब जो दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है ये कैसी हो जाएगी? ये तापजन्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी? तापजन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, अयन वृत्तों पर उच्च वायुदाब होने का प्रमुख कारण क्या है? एक बात तो क्लियर हो जाना चाहिए, अयन वृत्तीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? अयन वृत्तीय क्षेत्र का मतलब होता है कर्क और मकर रेखा परिक्षेत्र, और वहां पर उच्च वायुदाब होने का कारण अभी हमने कहा था उतरती हुई पवने। यहां पर उतरती हुई पवने, निम्न तापमान, जेट स्ट्रीम का दबाव, पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव और नीचे उतरती वायु राशि। तो साथियों यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, यहां पर नीचे उतरती वायु राशि। यहां पर जो नीचे उतरती वायु राशि है वो इसको बहुत ज्यादा क्या करती है? प्रभावित करती है। हेडली कोशिका की जब पवने नीचे उतरती हैं तो वो यहां पर इस क्षेत्र के दाब को बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अयन वृत्तों का मतलब आप समझ लीजिएगा, अयन वृत्तों का मतलब होता है उपोष्ण,
उच्च वायुदाब पेटी परिक्षेत्र। ठीक है, तो कई बार बच्चा इसके कंफ्यूज में रहता है, तो वहां जो पौने नीचे उतरती हैं, आप देख लीजिएगा ये हमारी पृथ्वी है और यहां 5 डिग्री, ये 0 डिग्री 5 डिग्री नॉर्थ और यहां पर 30 से 35 डिग्री नॉर्थ, ये वाला पार्ट है। अब जब यहां से पवन आ रही है व्यापारिक पवने और इधर से व्यापारिक पवने आ रही है, दोनों जब टकराकर यहां उतरेगी, ये इधर वापस उतरेगी, ये यहां पर उतरेगी 30 से 35 में। इसका मतलब पवन जब नीचे उतरेगी तो वो प्रेशर बनाएगी। क्या बनाएगी? प्रेशर बनाएगी। ठीक है, नीचे, तो नीचे उतरते, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8, उप ध्रुवीय अक्षांशों में कम वायुदाब पेटी का प्रमुख कारण है। अभी हमने कहा था वहां पर पवनों का क्या होता है, वहां से पवनों का आरोहण होता है। क्या होता है? आरोहण। आरोहण का मतलब होता है किसी चीज का ऊपर, अवरोहण का मतलब नीचे। तो वहां पर देखिएगा उच्च तापमान नहीं होता, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम तापमान पाया जाता है। ठीक है, कम तापमान, ये भी सही बात है, यहां पर कम तापमान, लेकिन ये इसका प्रमुख कारण नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन, जेट धारा, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन, क्योंकि ये जो पेटी है उपध्रुवीय अक्षांश पेटी, ये 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच होती है। और अक्षांशों के बीच कहां होती है? दोनों गोलार्धों में। कहां होती है साथियों? दोनों गोलार्धों में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आज हम लोग टिपिकल लेकर आए हैं, और ये चूंकि गतिजन्य है, गतिजन्य, ठीक है, तापजन्य नहीं है, इसलिए पृथ्वी के घूर्णन का सीधे तौर पर यहां पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, उपोषण उच्च वायुदाब जिसके कारण बनता है वह है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया, उपोषण उच्च वायुदाब सेक्टर जो बनेगा वह पवनों के उतरने से बनेगा। यहां पर 0 से 5 डिग्री नॉर्थ वाला जो सेक्टर है, यहां साउथ ITCZ बोलते हैं इसको, और ऊपर यहां पर देखिए ये है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ वाला पार्ट भी, और ये आपका साउथ वाला पार्ट। ठीक है, अश्वक्षांश पेटी भी आप इसको कहते हैं। अब क्या होता है, व्यापारिक पवने इस तरीके से आती हैं, ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवने हैं और ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने। और जब दोनों व्यापारिक पवने आती हैं तो एक्चुअल में इस प्रकार से, जब ये इधर से ये और इधर से ये, तो दोनों जब यहां से टकराएंगी, ये देखिए यहां से वापस लौटेंगे और यहां नीचे उतरेंगी। इधर से ये देखिए ये वापस लौटेगी और ये कोशिका बनती है कौन सी? हैडली कोशिका। कौन सी बनती है? हैडली। तो और जैसे उतरेंगे तो यहां दाब मारेंगी। ठीक है, दाब नीचे, और ये उपोषण उच्च वायुदाब का यही कारण है। उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, यही तो है उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। इसका प्रमुख कारण यह है, अब यहां शब्द देख रहे हैं, उच्च तापमान नहीं, ध्रुवीय पवनों का कोई सवाल ही नहीं है। आरोही पवने और अवरोही पवने, आरोही पवनों का ऊपर की ओर, अवरोही पवनों का नीचे, यानी इसको हम अवतलन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अवतलन। जो पवन नीचे उतरती है कहां पर? उपोषण सेक्टर में, वापस टकराकर ऐसे एक सेल बनता है सर्किल नीचे, जब प्रेशर करेंगे तो वहां पर उच्च वायुदाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरोही वायु। ओके, सबको समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा गतिजन्य है? अब गतिजन्य की बात करें तो गतिजन्य हमने कितनी बताई आपको? 4 गतिजन्य है, और 3 कैसी पेटियां हैं? 3 तापजन्य पेटियां हैं, 3 तापजन्य। ओके, राइट। और कुल कितनी है? तो कुल 7 है, कुल 7 है। ठीक है, प्रकार 4 है। अब यहां पर देखिए विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी नहीं, ये तो कैसी है? तापजन्य है। कैसी है? तापजन्य। उपोषण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, बिल्कुल ये कैसी है? गतिजन्य है, गतिजन्य। ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, ये तापजन्य है, तापजनित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक। यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये सीधे तौर पर गतिजन्य है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, यानी 60 से और 65 डिग्री दोनों गोलार्धों में अक्षांश में कम वायुदाब रहता है, क्योंकि विषुवत रेखा से अधिक दूर है? नहीं, ये तो रीजन ही नहीं है। तापक्रम कम रहता है, ये भी रीजन नहीं। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण और ध्रुवों के निकट स्थित है। अगर ध्रुवों के निकट का प्रभाव होता तो फिर और ही कुछ बात होती, वही पृथ्वी के घूर्णन के कारण, क्योंकि ये जो पेटी है ये वाली, ये कैसी है? ये गतिजन्य है, गतिजन्य। तो साथियों ये गतिजन्य है, इसका प्रमुख कारण यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा टिपिकल जरूर है प्रश्न, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अधिकथन और दूसरे को कारण के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करिए। तो ए और आर यहां पर दिए हुए हैं, तो पहला देख लेते हैं। यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आराम से ध्यान से देखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध का अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब करीब करीब सतत रहता है। ये कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध का, यहां पर बिल्कुल क्लियर है, अधो ध्रुवीय निम्न वायुदाब करीब करीब सतत रहता है, यानी निम्न वायुदाब लगातार कंटिन्यू बना रहता है। यह कथन तो बिल्कुल सही है, कारण दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है, तो यह भी बिल्कुल सही है। यहां पर कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, और इसीलिए वहां पर निम्न वायुदाब भी जो लगभग अधो ध्रुवीय क्षेत्र का जो निम्न वायुदाब है वो करीब करीब सतत बना रहता है। तो कथन, कारण और व्याख्या बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपके लिए राइट हो जाएगा यहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहां पर देखिए, शांत पेटी जिस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है भूमध्य रेखा, अभी हम कह ही रहे थे। यहां पर ये आपकी भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा की अगर हम बात करेंगे, ये 0 डिग्री और 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये पूरा सेक्टर जो है वो शांत पेटी है। इसी को कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और इसे कहते हैं डोल्ड्रम पेटी। साथियों इसे ही अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अंतर उष्ण मिलन कटिबंध ITCZ स्थित है। वही अभी थोड़ी देर पहले ही कहा हमने, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र। कई बार क्या होता है, प्रश्न इसलिए हमने अलग अलग प्रकार से रखे हैं कि जो नया बच्चा होता है, तैयारी करता है, वो हल्का सा प्रश्न को मूव किया और डाइवर्ट करते ही वो तुरंत अपना उत्तर गलत दे देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखीय क्षेत्र ITCZ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोल्ड्रम स्थित है। अभी हमने कहा डोल्ड्रम पेटी 5 डिग्री दक्षिण से 5 डिग्री दक्षिण, नहीं, दोनों में तो दक्षिण हो ही नहीं सकता। अब कई बच्चे क्या 5 से 5 बहुत जल्दी उत्तर दे देते हैं, वो समझते हैं कि 5 से 5 तो है ही, लेकिन वो ये नहीं देखते कि ऊपर लिख क्या रहा है। 10 का तो कोई सवाल ही नहीं है, यहां पर 100 का भी कोई सवाल नहीं हो सकता। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत अच्छा उत्तर, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16, यहां पर डोल्ड्रम निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। यहां पर 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, ये थोड़ा और घुमाकर प्रश्न को दिया है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। बहुत अच्छा, ये प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल है साथियों, यहां आपको थोड़ा ध्यान से प्रश्न को करना है। यहां पर देखिएगा, अगर हम यहां की बात करेंगे तो यहां कौन सी विशेषता शांत पेटी का मतलब डोल्ड्रम की नहीं है। देखिए गलती मत करिए, प्रश्न में नहीं, तो यहां पर अवदाब, अवदाब का मतलब क्या है, निम्न दाब, अव का मतलब निम्न, कम, ये तो है। संवहनीय धाराएं भी चलती हैं, दोपहर को बारिश होती है भूमध्य रेखा पर। उच्च तापमान, उच्च तापमान की विशेषता भी है, ये भी सही है, तीनों विशेषता तो बिल्कुल है। यहां पर वायु का विक्षेपण, यस, ये विशेषता नहीं है, तो वायु का विक्षेपण नहीं होता। ITCZ सेक्टर में वायु का विक्षेपण नहीं होता, वायु का विक्षेपण नहीं होता मतलब दिशा परिवर्तन नहीं होता। पवन यहां पर कंटिन्यू पश्चिम से पूर्व चलती रहती है, इसलिए ये जो विशेषता है 4th नंबर की, ये नहीं होगी, और ये राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर ये हो जाएगा, सही उत्तर डी ऑप्शन। ठीक है, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। डोल्ड्रम पेटी है, उपोषण उच्च दाब, ध्रुवीय उच्च दाब, भूमध्य रेखीय न्यून दाब, उप ध्रुवीय न्यून दाब। तो ये देखिए इसका ऑप्शन सी, ये क्वेश्चन वापस एक तरीके से रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न आया। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा होती है। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है, और जब उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है तो हमें यह भी क्लियर हो जाना चाहिए, वो यहां पर ये 90 डिग्री नॉर्थ है साथियों, यहां पर 85 डिग्री, और ये उत्तरी ध्रुवीय
हाई प्रेशर बेल्ट है। यहां पर उसके बाद में आपका ये जो सेक्टर है 60 से 65, यहां पर जो आपका सेक्टर 30 से और 35, ठीक है, 30 से और 35, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, और यहां पर आपकी 0 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर जो पवन चलती है उस तरीके से चलती है, देखिए, क्योंकि व्यापारिक पवनों और ध्रुवीय पवनों की दिशा समान होती है। यहां पर बहुत कम बच्चे जानते होंगे व्यापारिक पवनों व ध्रुवीय पवनों की दिशा समान होती है, हमेशा समान होती है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए साथियों, यहां पर देखिएगा, उसने पूछा उत्तरी गोलार्ध में, वही फिर दिशा वाली बात, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ऐसे चल रही है। इसका मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो यही ऑप्शन है आपके सामने, डी, यस। तो उत्तरी व्यापारिक पवनों और उत्तरी ध्रुवीय पवनों की दिशा भी समान होती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, यहां पर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, हैडली सेल में आरोही पवनें पाई जाती हैं, आरोही ऊपर उठने वाली पवनें पाई जाती हैं। तो हैडली सेल की बात अगर हम बात करें, 3 सेल होती हैं, हैडली कोशिका, फेरल कोशिका और ध्रुवीय कोशिका, ठीक है। बहुत कम विद्यार्थी जानते होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा आपके लिए बता देता हूं कि यहां पर ये जो 0 डिग्री है और 0 डिग्री से 5 डिग्री, यहां पर नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, उसके बाद 30 डिग्री और ये 35 डिग्री नॉर्थ, ये वाला पार्ट, और नीचे भी यथावत स्थिति रहेगी 30 से 35 डिग्री साउथ, ठीक है। अगर हम इन दोनों को देखें तो यहां पर आपको सबको पता है, यहां जो पवन चलती है वो व्यापारिक पवनें चलती है इस तरीके से, दोनों गोलार्धों में, ये उत्तरी गोलार्ध में। और जब दोनों, ये पवन इधर से आएगी और ये पवन इधर से आएगी, दोनों पवन जब यहां से, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पवन टकराएगी, कहां पर टकराएगी, इस सेक्टर में, ये पवन आई है और ये पवन आई है यहां पर। तो जब पवने दोनों यहां टकराई है भूमध्य रेखा क्षेत्र में, टकराने के बाद ऊपर उठेगी। तो आरोही का मतलब क्या होता है, ऊपर, अवरोही का मतलब नीचे, आरोही, जैसे दोनों पवने आई, टकराने के बाद ऊपर उठी, कहां पर, भूमध्य रेखा सेक्टर में। तो आईटीसीजेड सेक्टर में जो ये आईटीसीजेड सेक्टर यहां टकराई और आईटीसीजेड सेक्टर में जाएगी नहीं अंदर, वहां से टकराने के बाद ये वापस लौट जाएगी और ये इधर वापस, इसलिए तो यहां बल मारेगी किसके ऊपर, दक्षिणी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी इसलिए बनती है, इसलिए इसे कहते हैं उत्तरी उपोष्ण हाई प्रेशर बेल्ट, और इसे कहते हैं दक्षिणी उपोष्ण हाई प्रेशर बेल्ट। टकराने के बाद नीचे प्रेशर मारेगी 30 से 35 पर, ऐसे आई भूमध्य रेखा सेक्टर आईटीसीजेड में टकराई और नीचे प्रेशर 30 से 35 पर। तो अवरोही तो होता, वो पूछता कि हैडली, और जो ये चक्कर बना, ये चक्कर जो बना है यही तो हैडली कोशिका है, ये हैडली कोशिका है, हैडली सेल, चक्कर बन गया हैडली। तो दोनों टकराने के बाद नीचे, अगर वो कहता है कि अवतरण कहां होगा, तो 30 से 35, यहां पर क्या हुआ, आरोही। तो यहां बहुत क्लियर हो जाता है इस सेक्टर में, इसका उत्तर यह होगा यहां पर। अच्छा पवन पूछिए, सॉरी ये पवन पूछिए, उसने पवने पूछिए, पवने कौन सी होती है यहां पर ना, हैडली सेल में पवने, तो कौन सी पवन है, ये कौन सी पवन है, व्यापारिक, और ये पवन भी कौन सी है, व्यापारिक। तो क्षेत्र नहीं पूछा उसने, पवन पूछे, तो उत्तर क्या हो जाएगा, व्यापारिक पवन। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए व्यापारिक पवनों में बनती है हैडली कोशिका, पछुआ पवनों में बनती है फेरल कोशिका, और ध्रुवीय पवनों में बनती है ध्रुवीय कोशिका, फेरल कोशिका। ये याद करने का एक तरीका भी है, कोशिका। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित क्षेत्रीय दाब कटिबंधों का सही अनुक्रम क्या है, आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आता है, अगर हम देखें, अब थोड़ा सा इसमें यह है कि वो सही दाब क्रम आपको बताना है, तो सबसे पहले विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्रम आएगा, क्योंकि सबसे पहले आना ही वही है। तो उसके बाद में उपोष्ण आ जाएगा, उसके बाद में आपका उपध्रुवीय आ जाएगा, और फिर उसके बाद में ये आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, 2 4 1 2, यानी ये इसका उत्तर हो जाएगा 2 4 1 3, सॉरी 2 4 1 3। तो ये इसका राइट आंसर।
क्योंकि पहले सबसे पहले ध्रुवीय ITC-Z सेक्टर आएगा, फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब आ जाएगा, फिर उपध्रुवीय और फिर ध्रुवीय। तो ये दूसरे नंबर पर है, ये आपका 4 नंबर पर दिया हुआ है, ये आपका 1 नंबर पर और ये आपका 3 नंबर पर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 22 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, उपोष्ण मंडल में उच्च वायुदाब का कारण क्या है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया है, उपोष्ण मंडल कह दो चाहे इसको शीतोष्ण कह दो। ठीक है, तो यहां पर उसने उपोष्ण मंडल की बात की, तो उपोष्ण मंडल का मतलब वही 30 से 35 डिग्री सेक्टर की बात कर रहे हैं। अभी वहां पर उच्च तापमान, निम्न तापमान, वायु का विस्तृत होना, वायु का अवतलन। अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे हैं फेरल कोशिका के में तो पवन शीतोष्ण सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। उपोष्ण सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर यह हैडली कोशिका, और हैडली कोशिका की अगर हम बात करेंगे तो वो अवतलन होता है। वहां पर 30 से 35 डिग्री पर जब व्यापारिक पवनें टकराकर उतरती है नीचे, तो यहां पर अभी हमने कहा ना अवतलन हो गया, नीचे उतरना, तो उसी कारण वो प्रेशर बढ़ा देती है 30 से 35 पर, और वहां पर उच्च वायुदाब का क्या हो जाता है, कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहां पर 23, उपोष्ण वायुदाब पेटी में वायु की गति होती है क्षैतिज गति, अनिश्चित गति, आरोही और अवरोही। अब आपको इसका उत्तर बताना है। मैंने खूब आपको समझा दिया है, प्रश्न को थोड़ा सा घुमा कर दिया है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में वायु की गति होती है, ये पूछा है उसने। तो अब आप उसको, तो अवरोही अभी हमने बताया पहले। देखिए ना थोड़ा सा, अगर इस प्रश्न को देखें तो अवतलन आया, और अवतलन के बाद का मतलब ही क्या होता है, अवतलन का मतलब नीचे उतरना होता है, और अवरोही का मतलब भी नीचे उतरना होता है, एक ही बात है। प्रश्न को थोड़ा सा डाइवर्ट कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 आपके स्क्रीन पर, गतिजन्य वायुदाब पेटी है। अब गतिजन्य की बात करें तो गतिजन्य में 4 है, उसमें उत्तरी उपोष्ण, केवल उत्तरी उपोष्ण ये तो है ही, केवल उपध्रुवीय ये भी है, उपोष्ण उच्च वायुदाब और उपध्रुवीय, तो दोनों गोलार्धों की हो गई ना। और अगर यहां पर जो ऑप्शन दिया है ये तो तापजन्य है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ये दोनों सही है, और जब दोनों यहां पर दिए हुए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट। ठीक है, राइट हो जाएगा दोनों में। अब दोनों उपध्रुवीय पेटी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिण में भी, इसके अलावा उपोष्ण पेटी दोनों में ही है, उत्तरी और दक्षिण, 4 होगी ना, 2 और 2 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 आपकी स्क्रीन पर। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है आपको, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल है। यहां पर देखिए कथन एक तरफ और कारण दिया हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन उत्तरी गोलार्ध की पश्चिमी पवनों की तुलना में अधिक तीव्र और दिशा में अधिक स्थिर होती है। बिल्कुल सही है, कथन बिल्कुल सही है पहला, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग ज्यादा। यही कारण था कि हमने गरजती चालीसा, प्रचंड पसासा और चीखती साटा को पढ़ा था। ठीक है, यह बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण बात वो कह रहा है कारण की, जहां तक बात है कारण का संदर्भ जहां आ जाता है, कारण को देख लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में महासागर के वृहद फैलाव के कारण अप्रगामी दाब तंत्र का विकास संभव नहीं होता। तो यह बात सही है कि दक्षिण गोलार्ध में, लेकिन अप्रगामी दाब का विकास संभव, यह तो गलत बात है। तो ये ऑप्शन कारण, ये वाला जो पार्ट है वो गलत होगा, ये सही है। इसका मतलब कथन सही है और कारण गलत है। अब आपका मतलब साफ है और सीधा है। तो यहां पर देखिए ए सही है और आर गलत है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप स्क्रीनशॉट ले लिए साथियों। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखिए कई बच्चों को ऐसा लगता होगा कि सर आप पढ़ाते समय कुछ शिक्षण में कुछ ऐसी स्थितियां, शेरो शायरी, ये चीजें देखो हम लोग फॉलो नहीं करते, क्योंकि जहां गंभीर शिक्षण की मुद्रा होती है और गंभीर शिक्षण की बात होती है, जब एक आप हाई लेवल कंपटीशन को क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसमें गंभीरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अनावश्यक चीजें बच्चों को बताते रहें और अपने मूल बिंदु और शिक्षण से भटकाव की ओर चले जाएं। ठीक है, क्योंकि उच्च स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं का एक बहुत ही अलग तरीके का ट्रेंड रहा है। यहां आपको एक एक चीज को बड़ा सारगर्भित रूप से और समझते हुए रख चलना है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एकमात्र पवन जो निम्न अक्षांशों से
उच्च अक्षांशों की ओर चलती है वह है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए इस क्वेश्चन के बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते, और देखिए आप उत्तर देने में भी आप गलती करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बहुत क्लियर कर देता हूं। अब एक बात तो समझ लीजिए, ये 0 डिग्री है, 0 से 30 डिग्री और फिर ऊपर 60 और यहां पर 90। ठीक डिटो ये नॉर्थ वाला पार्ट है, और यहां नीचे भी वही 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ। यहां पर आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत स्पष्ट है कि 0 से 30 का जो है ये निम्न अक्षांश कहलाते हैं, ये जो है वो मध्य अक्षांश कहलाते हैं, और ये उच्च अक्षांश कहलाते हैं। ठीक है, ये वही कारण हो जाएगा, यहां भी दक्षिणी गोलार्ध में भी निम्न अक्षांश क्षेत्र, मध्य अक्षांश क्षेत्र और उच्च अक्षांश क्षेत्र, उच्च अक्षांश क्षेत्र। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, ये भी उच्च अक्षांश है। अब उसने कहा भाई जो निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलती है, इसका मतलब साफ है कि निम्न से उच्च की ओर चलना है। जब निम्न से उच्च की ओर चलेंगे, देखिए ये ध्रुवीय पवने हैं। कौन सी पवने? ध्रुवीय पवने। तो ये तो उच्च से निम्न की ओर चल रही है पवने, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत होगा ऑप्शन आपका। दूसरा अगर हम बात करेंगे, ये पवने, तो ये भी देखिए व्यापारिक पवने हैं, तो ये भी नहीं चल सकते। ठीक ऐसे ही दक्षिण गोलार्ध में भी ऐसा ही होगा और यहां भी ऐसा ही होगा, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं चल सकती। ठीक है, क्योंकि ये भी उच्च से निम्न की ओर आ रही है, उच्च अक्षांश क्षेत्रों से निम्न। लेकिन आप पछुआ पवन को देखिए, पछुआ पवने या पश्चिमी पवने, आप दोनों साइड में देखिए, ये पछुआ पवने जो निम्न अक्षांश क्षेत्र से उच्च अक्षांश क्षेत्र की ओर चल रही हैं। 3 प्रकार की जो स्थायी पवने होते हैं उनमें एक ही पवन है पछुआ पवने, दोनों गोलार्धों में वह हमेशा निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पछुआ पवने। बहुत अच्छा प्रश्न सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27 आ रहा है, यहां से देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवने जिस दिशा में चलती है वह है, जिस दिशा में चलती है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकार से चलती है वो। ठीक है, अगर उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात कर लें उसकी, तो ये देखिए यहां पर 85 नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी, और यहां पर देखिए 60 to 65 डिग्री नॉर्थ वाला जो पार्ट है, और ये चल रही है पवन आपकी उत्तरी व्यापारिक पवन, सॉरी ध्रुवीय पवने। और ध्रुवीय पवन और व्यापारिक पवनों की दिशा समान होती है। अगर वही फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और ऐसे चल रही है, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम किस दिशा में चल रही है, तो यहां पर आप देख लीजिएगा चलती उधर से है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, यहां से दक्षिण पश्चिम ये चल रही है, इस दिशा में, इस दिशा की ओर आ रही है दक्षिण पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 28 नंबर आ रहा है। सागर तल पर वायुदाब होता है। सागर तल का मतलब अगर वो समुद्र तल की भी बात करें, ठीक है, समुद्र तल, और समुद्र तल पर वायुदाब किससे मापा जाता है? 1013.25 मिलीबार। अभी ये रीट मेंस में पूछा था इस प्रश्न को, रीट मेंस के अंदर आया था यही प्रश्न। ठीक है, रीट मेंस के अंदर, तो यहां ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, 1013.25 मिलीबार। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा और सरल प्रश्न है ये, क्योंकि समुद्र तल पर ही सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। 29 उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियां हैं। अब उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का मतलब वही बात हो गई 30 से 35 डिग्री। ठीक है, अक्षांश दोनों गोलार्धों की बात कर रहा है। गतिजन्य, भूअक्ष के अग्रगमन जन्य, तापजन्य, ध्रुवीय वाताग्रजन्य, ये ध्रुवीय तो हो ही नहीं सकता, और तापजन्य ये भी नहीं, अक्ष के अग्रगमन जन्य, तो यहां पर गतिजन्य हो जाएगी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है, गतिजन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 30। ठीक है, निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के मध्य घोड़ा अक्षांश स्थित है? अश्व अक्षांश आपने कहानी सुनी होगी व्यापार वाली, समुद्रों में व्यापार, जब घोड़ों को पवनों के उससे जो अपना जहाज होता था उसके अंदर ही घोड़ों को ले जाते थे, और उनको डूबने से बचाने के लिए एक कहानी आपने सुनी होगी। ठीक है, उसके बाद ही अश्व अक्षांश का ये एक नया कॉन्सेप्ट भूगोल के अंदर जुड़ गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए 5 डिग्री उत्तर से दक्षिण, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो आईटीसी डोलड्रम 30 से 35 डिग्री उत्तरी और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी,
60 का भी कॉन्सेप्ट नहीं है, 70 का तो है नहीं, 30 से 35 होता है, दोनों गोलार्धों में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और 30 से 35 डिग्री साउथ, दोनों में, ठीक है, दोनों के अंदर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 31, कैलिफोर्निया के मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली शीतकालीन गर्म शुष्क पवन को क्या कहते हैं? कैलिफोर्निया, आपने नाम तो काफी सुना होगा, तो वहां पर शीतकाल में गर्म पवनें चलती है। पापा गायो, ये तो मैक्सिको के तट पर पापा ने गाया है। ट्विस्टर, बिलजर्ड, बिलजर्ड तो ये साइबेरिया सेक्टर के अंदर चलने वाली और ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर। शांताना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये शांताना है, ठीक है, तो शांताना पवने, शांताना पवने, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये स्थानीय पवने, स्थानीय का मतलब जानते होंगे आप लोग, ठीक है, लोकल विंड्स है जो क्षेत्र विशेष पर उनकी परिस्थितियों के आधार पर चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, चिनूक को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है? हिमभक्षणी, ट्विस्टर, टॉर्नेडो, धूल भरी आंधियां। तो हिमभक्षणी, ये रॉकी पर्वतमाला को जब क्रॉस कर नीचे उतरती है तो वहां पर बर्फ को पिघला देती हैं, ठीक है, तो ये हिमभक्षणी, इसे एक और नाम से भी आइस ईटर कहते हैं, इसको आइस ईटर, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। रॉकी पर्वतमाला के ढलानों क्षेत्र के अंदर चलती है। बहुत अच्छा प्रश्न साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है 33, यहां पर इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान रखिए। बर्ग नाम से शुष्क गर्म वायु चलती है, शुष्क एवं गर्म वायु चलती है, बर्ग के नाम से कहां पर चलती है? एशियाई मरुस्थल में, दक्षिण अफ्रीका में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, पेंटागोनिया के मरुस्थल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इस प्रश्न में थोड़ी गहराई है, टिपिकल प्रश्न है, ये नेट सेट के लिए प्रश्न रखा गया है। प्रश्न को आराम से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखेंगे जब आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय संचरण, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में आवश्यक बल प्रदान करता है? यानी आवश्यक बल, वायुमंडल में जो पवनों का परिसंचरण है उसके लिए, वायुमंडलीय संचरण के लिए, सर्कुलेशन के लिए कौन सा बल प्रदान करता है? अब ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शनों पर ध्यान से देखिएगा। उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों का अधिक जीवीय साहचर्य तथा ध्रुवीय अक्षांशों का अल्प जीवीय सहचर्य। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, जीवीय सहचर्य का और ध्रुवीय क्षेत्र में अल्प जीवीय सहचर्य से तो कोई इसका कम या ज्यादा रहे उससे क्या फर्क पड़ता है जीवों के, उससे तो ये तो गलत है। दूसरा, उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में अधिक सूर्य ताप तथा ध्रुवीय अक्षांशों में अल्प सूर्य ताप में ऊर्जा का अंतर। यस, ये बात बिल्कुल सही है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में टेम्परेचर क्या होता है? अधिक, तो प्रेशर क्या होगा? कम। यहां पर टेम्परेचर कैसा होता है? लो, तो यहां पर प्रेशर कैसा होगा? अधिक। और हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। बिल्कुल सही है इसका ये ऑप्शन, यानी बैक, यानी ये तो इसका ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन नीचे के भी देख लेते हैं, ठीक है। उत्तर तो आ गया है, निम्न अक्षांशों में अधिक घूर्णन गति तथा उच्च अक्षांशों में कम घूर्णन गति, ये गलत है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस चीज का। पृथ्वी का घूर्णन पवनों को चलाने के लिए नहीं है, अपितु पृथ्वी का घूर्णन पवनों के दिशा को विक्षेपित करने के लिए है। पृथ्वी का विषुवत रेखीय अर्धव्यास ध्रुवीय अर्धव्यास की तुलना में अधिक लंबाई, ये भी गलत है। मैंने कहा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो तो कोरिलेशन बल को प्रभावित करता है और दिशा को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, और आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न साथियों आपके स्क्रीन पर आ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न, देखिए यहां पर 35 नंबर। यदि तापमान अधिक होता है तो वायुदाब होता है। देखिए, ताप और दाब में विपरीत संबंध पाया जाता है, इसमें कोई किसी प्रकार का दोहराय नहीं है, ठीक है। तो इसमें अधिक, मध्यम, कम, बहुत कम। तो साथियों सीधी सी बात है, तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कैसा होगा? कम होगा। आज की ये श्रृंखला अगर आपको पसंद आई हो साथियों, टेस्ट श्रृंखला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि हम लोग एक बहुत ही सार्थक प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपकी सफलता में ये सहयोग प्रदान करता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। अब मैं आपसे विदा लेता हूं साथियों, नेक्स्ट श्रृंखला के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत,